हम लोग भूगोल के पहले चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। और इस चैप्टर में हम लोग जल संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले हम लोग प्राकृतिक संसाधन को देखे थे और अब हम लोग जल संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे। और जल संसाधन में हम आपको सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं लघुतरीय प्रश्न पीछे के वीडियो में बता चुके हैं। कहने का मतलब कि लघुतरीय प्रश्न में जितने सारे भी क्वेश्चन जो आपके बुक में दिए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न से देखेंगे और जो भी दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न आपके बुक में दिए हुए हैं उन सभी प्रश्न का उत्तर हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय हैं। जल संरक्षण कहने का मतलब हुआ कि जल के बचाव का क्या क्या तरीका है, जल बचाव से आप लोग क्या समझते हैं, इसी को यहाँ पर लिखना है। तो देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर हम लोग जानेंगे कि जल संरक्षण क्या है। सबसे पहले इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि जल संरक्षण क्या है। तो देखिए जल जो कि प्राकृतिक संसाधन है, आप सभी लोगों को पता होगा कि जल प्राकृतिक संसाधन है। जो भी चीज़ हमें प्रकृति के द्वारा मिला है, भगवान के द्वारा हमें दिया गया है, वह सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। और जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया है उसे हम लोग मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जल को किसी मानव ने नहीं बनाया बल्कि हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया है, इसलिए जल प्राकृतिक संसाधन है। मानव अपनी आजीविका और उत्पादन अनुक्रियाओं के जल द्वारा सुनिश्चित करता है। कहने का मतलब हुआ कि मानव अपनी सारी आजीविका वाले कार्य और उत्पादन, मतलब जितने सारे भी मानव के उत्पादन और आजीविका के क्रियाएं हैं वह सभी जल के द्वारा ही होता है, जल के द्वारा ही सुनिश्चित किया जाता है। अतः जल को प्रदूषित होने से, व्यर्थ खर्च होने से अथवा जल चक्र की स्थिति बनी रहे, इसके लिए हम मानवों के द्वारा जल के बचाव के कार्यक्रम या फिर उपाय किए जाते हैं, उसे ही हम लोग जल संरक्षण कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि मानव अपनी उत्पादन के लिए, आजीविका के लिए जो भी जल को सुनिश्चित करता है, अतः जल को प्रदूषित होने से बचाता है, व्यर्थ खर्च होने से बचाता है और इसके अलावा जल चक्र की स्थिति बनी रहे, इस हेतु हम मानव द्वारा जो भी कार्यक्रम या उपाय किए जाते हैं इसे हम लोग जल संरक्षण कहते हैं। शॉर्ट में आप लोग समझे तो जल को बचाने के लिए, प्रदूषित होने से बचाने के लिए, व्यर्थ खर्च होने से बचाने के लिए और जल चक्र की स्थिति पुनः बनी रहे, इसके लिए हम मानवों के द्वारा जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं, जो उपाय किए जाते हैं उसे हम लोग जल संरक्षण कहते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जल संरक्षण अथवा जल के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित उपाय नीचे वर्णित है। मतलब जल को कहने का मतलब कि जल को बचाने के लिए, जल को संग्रहित करने के लिए, जल चक्र की स्थिति बनी रहे, इसके लिए हम लोग क्या क्या उपाय करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर उपाय लिखना है। तो देखिए सबसे पहला नंबर है कि जल संरक्षण हेतु सर्वप्रथम अपने स्वयं में यह प्रण लेना होगा कि जल को व्यर्थ बर्बाद न करें। पहला नंबर पॉइंट कहता है कि सबसे पहले अपने आप में यह प्रण लीजिए कि जल को हमें बर्बाद नहीं करना है, इससे भी आपका जल संरक्षण होगा। दूसरा नंबर है कि जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संग्रहित विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। मतलब वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए, वर्षा जल को जमा करने के लिए हमें विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। और तीसरा कहता है घर के आसपास अथवा प्रति जमीन में यथासंभव वृक्ष लगाने चाहिए। वृक्ष कहने का मतलब कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जो भी खाली जगह है जहाँ पर खेती नहीं किया जाता है, कृषि नहीं किया जाता है, वहाँ पर हमें वृक्ष या फिर पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि वर्षा जल हमेशा समय समय पर मौसम बदलते रहे और बारिश होते रहे। क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि पेड़ पौधे के कारण ही बारिश होता है। आज की स्थिति आप सभी लोग देख रहे हैं, पेड़ पौधे बहुतायत मात्रा में नहीं है, इसलिए मौसम अनियमित हो गए हैं। मतलब समय पर मौसम नहीं आता है। ठीक है, अब हम लोग चौथा नंबर पॉइंट देखेंगे कि तकनीकी विकास अथवा ऐसे उपक्रम का उपयोग करना चाहिए जिससे जल का अधिकाधिक उपयोग हो सके, जैसे ड्रिप सिंचाई। कहने का मतलब हुआ कि ऐसे उपयोग का हमें इस्तेमाल करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक जल को हम लोग बचा सके।
पहला नंबर कह रहा है कि ड्रिप सिंचाई, जो हम लोग खेतों को मनमाना पटाते हैं, मनमाना उसे पानी से सींचते हैं, उसे हम लोग छोड़कर ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करना चाहिए। लिफ्ट सिंचाई का प्रयोग करना चाहिए, सूक्ष्म फुहारों से सिंचाई करना चाहिए तथा सीढ़ीनुमा खेती की पद्धति अपनाना चाहिए। इन सभी विधियों के द्वारा हमें खेतों की सिंचाई करनी चाहिए, तो जल का संग्रहण हो पाएगा। और सबसे लास्ट 5वां नंबर कहता है कि कृत्रिम उर्वरकों के स्थान पर जैविक तथा कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना चाहिए। आप सभी लोग को हम बताए थे कि जब खेतों में हम लोग कंपोस्ट खाद डालते हैं तो ज़्यादा मात्रा में खेतों में उपज होती है और खेत भी ठीक ठाक रहता है और जल में भी किसी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं होता है। और यदि हम लोग कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग करते हैं, जो बाजार से हम लोग खरीद कर लाते हैं, यदि वह खाद हम लोग अपने खेतों में देते हैं और यदि उसका पानी बह करके नदी में जाता है तो नदी का पानी विषैला हो जाता है। इसलिए खेतों में जैविक कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो यही आपका पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि जल संग्रहण क्या है और इसके बचाने का क्या क्या तरीका है। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है। मानव जीवन में वर्षा जल की क्या भूमिका है और इसके संग्रहण व पुनः चक्रण की विधि का उल्लेख करें कि इसका संग्रहण कैसे कर सकते हैं और इसका पुनः चक्रण करने की विधि का उल्लेख करना है। तो देखिए इसका आंसर होगा कि वर्षा जल की मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी होगा कि वर्षा जल हमारे जीवन में कितना अधिक उपयोगी है। वर्षा जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। तो वर्षा जल की मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्षा जल के कारण ही नदियों, तालाबों, पोखर, नहर आदि जल स्रोतों में जल को संग्रहित कर कृषि कार्यों से संबंधित आंतरिक एवं बाहरी कार्य लिए जाते हैं। मतलब जब बारिश होता है तो बारिश के जल को, वर्षा जल को हम लोग नदियों में, तालाबों में, पोखर में, नहर आदि में जल को जमा करते हैं और बाद में उसका उपयोग हम लोग कृषि कार्यों के लिए करते हैं। और वर्षा जल के फलस्वरूप ही मिट्टी में नमी बनी रहती है एवं सुखाड़ जैसे स्थिति का सामना हमें नहीं करना पड़ता है। तो वर्षा जल के कारण ही कि जो मिट्टी में नमी बनी रहती है और सुखाड़ हमें देखने के लिए नहीं मिलता है और अकाल भी नहीं पड़ता है। वर्षा जल के कारण ही बारिश नहीं होगा तो सारे देश में अकाल पड़ जाएगा और सभी लोग भूखे मरने लगेंगे। तो इसलिए वर्षा जल का महत्व मानव जीवन में बहुत अधिक है। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे कि वर्षा जल संग्रहण एवं पुनः चक्रण की विधियां, कि वर्षा जल को हम लोग कैसे संग्रहित कर सकते हैं और पुनः चक्रण की क्या क्या विधि होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए सबसे पहला नंबर है कि वर्षा जल को पहाड़ी क्षेत्रों में अथवा नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसे कूल या फिर धूल कहते हैं। मतलब जब वर्षा का जल पहाड़ी क्षेत्रों में गिरता है या फिर नदियों में गिरता है तो नदी की धारा को बदलकर हम लोग नदी के पानी को या फिर कहें तो वर्षा के पानी को हम लोग खेतों में सिंचाई के लिए प्रयुक्त करते हैं। और जो खेतों में सिंचाई के लिए वर्षा जल का प्रयुक्त करते हैं जिसे हम लोग कूल या फिर धूल कहते हैं। दूसरा नंबर कहता है कि शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता है। मतलब कि जो शुष्क क्षेत्र होते हैं या फिर अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं वहां वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता है, जिसे राजस्थान के जैसलमेर, खादिर अथवा जोहड़ के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछेगा कि राजस्थान के जैसलमेर, खादी अथवा जोहड़ के नाम से किसे जाना जाता है, तो शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए जो गड्ढों का निर्माण किया जाता है उसे ही हम लोग जोहड़, खादी के नाम से जानते हैं। देखिए अगला नंबर पॉइंट है कि राजस्थान राज्य के ही बिरानो, फलोदी और बाडोर जैसे शुष्क क्षेत्रों में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है। मतलब वर्षा जल को संचय करने के लिए भूमि के नीचे ही टैंक बना दिया जाता है, जिस टैंक को हम लोग टांका कहते हैं। ध्यान रखिएगा, राजस्थान राज्य के ही बिरानो, फलोदी और बाडोर जैसे क्षेत्रों में पेयजल का संचय, मतलब वर्षा जल का उपयोग वहां लोग पेयजल के रूप में करते हैं, पीने के लिए उपयोग करते हैं, उसका संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है। मतलब भूमि के नीचे ही टैंक बना दिया जाता है और उसमें सारे पानी को जमा किया जाता है और बाद में उसका उपयोग पीने के लिए किया जाता है, जिसे हम लोग टांका कहते हैं। और चौथा नंबर है कि कर्नाटक के मैसूर जिले में छत जल संग्रहण की व्यवस्था की जाती है।
छत जल संग्रहण करने का मतलब हुआ कि छत पर जितने सारे भी वर्षा का जल गिरते हैं उन सभी जल को एक पाइप के द्वारा एक गड्ढे में या फिर एक टैंक में जमा किया जाता है, उसे ही हम लोग छत जल संग्रहण की व्यवस्था कहते हैं। तो जल संग्रहण करने के निम्नलिखित उपाय हैं। वर्षा जल संग्रहण करने के जितने सारे उपाय थे हम आपको यहाँ पर बता चुके। इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। इस चैप्टर में जितने सारे भी क्वेश्चन थे हम आपको सारे क्वेश्चन का उत्तर बहुत ही आसान भाषा में बताने की कोशिश किए हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो अगले वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे के सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में और इसके अगले चैप्टर को बताएंगे।